जब माँ का फ़ोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही शिखा ने फ़ोन पर वार्तालाप करना आरंभ कर दिया था। माँ उससे कह रही थीं, शिखा, मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरी सलाह है, सास होने के नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम उस पर विचार करोगी और हो सका तो मानोगी भी। बोलिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे देवर पंकज की शादी है, वह कोई गैर नहीं, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग हैं, घर अलग हैं, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं हैं, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी हों, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? उसकी सगाई में तो तुम नहीं आई थीं, किंतु शादी में ज़रूर आना। बहू का फ़र्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। तो क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? पंकज ही सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। लोगों से यहाँ तक कहा है, मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूँ। उसने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूँ? असल में पंकज के भाई ही उनसे खुश नहीं हैं। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वे कहेंगे तो आ जाऊँगी। देखो, मैं यह तो नहीं कहती कि तुमने रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम ही यही होता है। वे इधर उधर की झूठी बातें करके परिवार में संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा कराकर मज़ा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। देखो शिखा, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की है, किंतु आज कह रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हमसे कहा, आप कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए हैं। इसने अपनी भाभी को चैन से नहीं जीने दिया, बहुत सताया उसे। अपनी भाभी की हत्या के सिलसिले में इसका नाम भी पुलिस में दर्ज था। कुंवारी लड़की है, शादी में दिक्कतें आएंगी, यही सोचकर रिश्वत खिलाकर उसका नाम घर वालों ने उस केस से निकलवाया है। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने के लिए प्रयास भी करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थी। कहने वालों को हमने फटकार कर भगा दिया था। यह सब बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि कहना यह चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया था। माँ ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी सुनी ही नहीं, बल्कि उन पर यही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज़्यादा पंकज को प्यार करती हैं। इसलिए उन्हें मेरा ही दोष नज़र आता है, पंकज का नहीं। इस पर वे हमेशा यहाँ से रोती हुई ही लौटी थीं, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद भी पंकज के खिलाफ था, हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई। लेकिन फ़ोन पर की गई माँ की बातें सुनकर कुछ हद तक उनसे सहमत ही हुआ। माँ यहाँ नहीं, गांव में रहती थीं। शादी की वजह से ही पंकज के पास उसके घर आई हुई थीं। वे हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत दुखी रहती, इसीलिए यहाँ बहुत कम ही आती। लोग सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं, उसकी नज़रों से ही अपने रिश्तों का मूल्यांकन करने लगते हैं। शायद यही वजह है पुरुष अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से दूर होते जाते हैं और ससुराल वालों के नज़दीक होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती हैं, इसीलिए अपने मायके वालों से उनके संबंध मधुर बने रहते हैं, बल्कि कड़ी बनकर वे पतियों को भी अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास करती रहती हैं।
ऐसे पुरुष का अपनी ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है। गलत है तो यह कि पुरुष रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाते। वे नए परिवार से तो जुड़ते हैं, किंतु धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते चले जाते हैं। भाई बहनों में कहासुनी कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि संबंध समाप्त कर लिया जाए। मेरे साथ यही हुआ। जाने अनजाने में पंकज से ही नहीं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी दूर होता चला गया। सही मायने में देखा जाए तो संपन्नता व कामयाबी के जिस शिखर पर बैठकर मैं व मेरी पत्नी गर्व महसूस कर रहे थे, उसकी ज़मीन मेरे लिए पंकज ने ही तैयार की थी। उसके पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन के बिना अपनी पत्नी के साथ मैं इस अजनबी शहर में आने व अल्प पूंजी से नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसका आभार मानने के बदले मैंने उस रिश्ते को दफन कर दिया। मेरी उन्नति में मेरी ससुराल वालों का 1% भी योगदान नहीं था, किंतु धीरे धीरे वही मेरे नज़दीक होते गए। दोष शिखा का नहीं, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया, तो मेरी पत्नी शिखा भला उन रिश्तों की कद्र क्यों करती। समाज में साथ रहने वाले मित्र, पड़ोसी, परिचित सब हमारे हिसाब से नहीं चलते। हम में मतभेद भी होते हैं, एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं, आगे पीछे एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का निर्वाह करते हैं। उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। फिर अपनों के प्रति हम इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? उनकी जरा जरा सी त्रुटियों को बड़ा चढ़ाकर क्यों देखते हैं? कुछ बातों को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते? तिल का ताड़ क्यों बना देते हैं? मैं सोचने लगा, पंकज मेरा सगा भाई है। यदि जाने अनजाने उसने कुछ गलत किया या कहा भी है, तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी तो कर सकते थे। गलत फहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस लें, यह तो समझदारी नहीं है। असलियत तो यह है कि कुछ शातिर लोगों ने दोस्ती का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर अधिक विश्वास किया। मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अपने फैसले खुद लूँगा। पंकज की शादी में शिखा जाए या न जाए, किंतु मैं समय पर पहुंचकर भाई का फ़र्ज निभाऊंगा। उसकी सगाई में भी शिखा की वजह से ही मैं तब पहुंचा जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सगाई वाले दिन मैं जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया था, लेकिन शिखा ने कलह शुरू कर दिया था। वह पंकज के प्रति शिकायतों का पुराना पुलिंदा खोलकर बैठ गई थी। उसने मेरा मूड इतना ख़राब कर दिया था कि जाने का उत्साह ही ठंडा पड़ गया। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा सो गया था। जब नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मन अंदर से कहीं कचोट रहा था कि तेरे सगे भाई की सगाई है और तू यहाँ घर में पड़ा है। फिर मैं बिना कुछ विचार किए देर से ही सही पंकज के घर चला गया था। मानव का स्वभाव है कि अपनी गलती न मानकर दोष दूसरे के सिर पर मढ़ देता है, जैसे कि वह दोष मैंने शिखा के सिर पर मढ़ दिया। ठीक है, शिखा ने मुझे रोकने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु मेरे पैरों में बेड़ी तो नहीं डाली थी। दोषी मैं ही था। वह तो दूसरे घर से आई थी। नए रिश्तों में एकदम से लगाव नहीं होता। मुझे ही कड़ी बनकर उसको अपने परिवार से जोड़ना चाहिए था, जैसे उसने मुझे अपने परिवार से जोड़ लिया था। शिखा की सिसकियों की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं नहाकर बाहर आ चुका हूँ और फ़ोन की पैरेलल लाइन पर माँ व उसकी पूरी बातें सुन चुका हूँ। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, शिखा रो क्यों रही हो? मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। अभी आपकी माँ का फ़ोन आया था। आपको तो पता है ना, मेरी भाभी ने आत्महत्या की थी। आपकी माँ ने आरोप लगाया कि भाभी की हत्या की साजिश में मैं भी शामिल थी। कहकर वह ज़ोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है, फिर भी वे चाहती हैं कि मैं पंकज की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुनो, हम दोनों अपना अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हें पंकज के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता,
किंतु अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तो तुम जाओगे? पंकज, तुम्हारे व मेरे लिए जगह जगह इतना जहर उगलता फिरता है, फिर भी जाओगे? उसने कभी मुझसे या मेरे सामने ऐसा नहीं कहा। लोगों के कहने पर हमें पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों के कहने की परवाह मैंने की होती तो तुमको कभी भी वह प्यार नहीं दे पाता जो तुम्हें दिया है। अभी तुम माँ जी द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कर रही थी, पर वह उन्होंने नहीं लगाया। लोगों ने उन्हें ऐसा बताया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आज तक मैंने भी इस बारे में तुमसे कुछ पूछा या कहा नहीं। आज कह रहा हूँ। तुम्हारे ही कुछ परिचितों व रिश्तेदारों ने मुझसे भी कहा कि शिखा बहुत तेज मिजाज लड़की है। अपनी भाभी को इसने कभी चैन से नहीं जीने दिया। इसके जुल्मों से परेशान होकर भाभी की मौत हुई थी। पता नहीं वह हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैंने उन लोगों की परवाह नहीं की। पर तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। क्या तुम भी मुझे अपराधी समझते हो? मैं तुम्हें अपराधी नहीं समझता। नहीं, मैंने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया था। अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी ही नहीं करता। तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें उस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वह सब झूठ है। हमसे जलने वालों ने यह अफवाह फैलाई थी। इसी वजह से मेरी शादी में कई बार रुकावटें आईं। मैंने भी उसे सच नहीं माना। बस तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूँ कि जैसे ये सब बातें झूठी हैं, वैसे ही पंकज के खिलाफ हमें भड़काने वालों की बातें भी झूठी हो सकती हैं। उन्हें हम सत्य क्यों मान रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बातें झूठी हैं। खैर, लोगों ने सच कहा हो या झूठ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने को नहीं कहा। कैसे कहता? सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह करके गया था। यहाँ तक कि तुमसे माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी तुम नहीं गई। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। उसकी जगह मैं होता तो दोबारा बुलाने ही नहीं आता। सब नाटक था, लेकिन आज अचानक तुम्हें हो क्या गया है? आज तो पंकज की बड़ी तरफदारी की जा रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पंकज आया था। उसने शिखा से कहा, भाभी, भैया से तो आपको साथ लाने को कह ही चुका हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करने हैं। पंकज प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लौट गया। मैंने पूछा, अब तो तुम्हारी यह शिकायत भी दूर हो गई कि तुमसे उसने आने को नहीं कहा। अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हमारे पड़ोसियों से तो एक सप्ताह पहले ही आने को कह गया था। मुझे एक दिन पहले न्योता देने आया है। असली बात तो यह है कि मेरा मन उनसे इतना खट्टा हो गया है कि मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी, कहकर मैं दुकान चला गया। थोड़ी देर बाद ही शिखा का फ़ोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है। मेरे भाई हिमांशु की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है। उसके बाद कई महीने तक शादियां नहीं होंगी, इसीलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे। तुमने सही सोचा। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप की जगहसाई कराने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे दामाद क्यों नहीं आया, तो क्या जवाब देंगे? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोगों ने तब भी बनाई होंगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी होकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई, और अब शादी में भी नहीं जाओगी। जगहसाई क्या यहाँ नहीं होगी, या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मत करो तुलना दोनों खानदानों की। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे वह इज्जत व प्यार दे पाए? हर एक को इज्जत व प्यार अपने व्यवहार से मिलता है। तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, कहकर शिखा ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन पंकज की शादी में शिखा को आया देखकर माँ जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। पंकज भी बहुत खुश था। माँ जी ने स्नेह से शिखा की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा,
बेटी तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आती कैसे नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। शिखा किन परिस्थितियों के कारण यहाँ आई, यह तो बस मैं ही जानता था। उनके ये संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभिनय द्वारा उसने माँ को प्रसन्न कर दिया था। यह हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।